अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बेटे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री नाम से पता चल रहा है कि मैस को मेजर करेंगे, स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ बना के, मीट्री हम बोलते हैं मेजरमेंट को, यानी मैस की मेजरमेंट होगी स्पेक्ट्रम ग्राफ बना के, मीट्रिक बोलते हैं मेजरमेंट को। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप को फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास मेथड यूज़ होता है, जो एनालिटिकल टेक्निक लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले विलियम मार्स्टन थे जिन्होंने इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके, इस टेक्निक को यूज़ करके हमें एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट करना सिखाया। उसके बाद डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें, डेम्स्टर साइंसदान था जिसने हमें सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उससे अगर आपने एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप फाइंड आउट करने हैं वो सिखाया। नेक्स्ट में देखेंगे तो बेटे इसकी जनरल सी डायग्राम है। इस डायग्राम को आगे चल के आपने डिस्कस करना है। फ़िलहाल बेसिक प्रिंसिपल देखने से पहले आप इस डायग्राम को देख लें कि हम सैंपल को एंटर करेंगे, उस सैंपल को जिसके एग्जैक्ट मैसेज को आपने मेजर करना है, जिसके आइसोटोप के एग्जैक्ट मैसेज को। मैंने नियान को अगर मेजर करना है तो नियान यहाँ से एंटर करूँगा, सैंपल एंटर हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो नियान आपका यहाँ से एंटर होगा। उसके बाद हीट करेंगे उसे हम, हीट करने से वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जब वेपर में कन्वर्ट होगा आगे तो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं जिनको आइन एक्सेलरेटेड लिखा हुआ है। उन आइन एक्सेलरेटर से गुजर के तो ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो वो मुड़ जाएंगी, उनका पाथ चेंज हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए वो डिटेक्टर पे जाके उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे कि किसका मास कितना है। इस तरह हमारे ये जो पूरा सिस्टम है ये अटैच होता है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर पे हमारे पास आ जाएगा ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस पे होगा आपके पास मैस टू चार्ज रेशो और रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे होगी, जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटे, जब भी किसी प्रोसेस को आप 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरा प्रोसेस है, पूरी रूटीन को 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे तो वो कहते हैं फर्स्ट सब्सटेंस इज वोलेटिलाइज। आप सबसे पहले जिस सब्सटेंस के आपने आइसोटोप का मास पता चलाना है उसको आपने क्या करना है, वोलेटिलाइज करना है। वोलेटाइल का मतलब है यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट करना है। वोलेटाइल का वैसे मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बड़े बड़े बुखारात बन जाए, उसको वोलेटाइल कहते हैं। यानी गैस का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, यानी हमने अपने सॉलिड सैंपल है अगर, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, गैस में। अगर वो सैंपल जिसके आपने आइसोटोप का मैस फाइंड आउट करना है, अगर वो सॉलिड में है, उसको पहले क्या कर लिया आपने, वोलेटलाइज कर लिया, उसको वेपर्स में आपने कन्वर्ट कर लिया है। इट इज़ देन आयोनाइज, उसके फिर आइंस बनाएंगे। जब वेपर कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, आयन बनाएंगे। उसके आयन किस तरह बनते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने से, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने से आयन बनेगा। आयनाइजेशन किस तरह होगी, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बीम से मुराद बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे उस गैस के ऊपर, तो उस गैस में की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन किस तरह की होगी, केटाइन बनेंगे, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस गैस में से, गैस के एटम में से, तो वो क्या बन जाएगा, गैशियस पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। फिर वो जो आयन बने हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर, ऑन द बेसिस ऑफ मैस उसको हम कह लें कि अलग कर लेंगे। जिसका मैस कम होगा वो पहले पहुंच जाएगा, जिसका मैस उससे ज़्यादा होगा वो बाद में, इसी तरह आगे चलेगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट में फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा इन द फॉर्म्स ऑफ पीक आएगा, कंप्यूटर के ऊपर ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में आपके पास है रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको ग्राफ को आगे उन्होंने 2 लाइनों में लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस को हम एब्सीसा बोल सकते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, एम ओवर ई वैल्यू, जिस तरह आपने पीछे देखा है, और वाई एक्सिस पे आप ऑर्डिनेट पे क्या लेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस आप लेंगे। इस चीज़ को हम मास स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वो जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
नेक्स्ट में बेटे आपके पास मेथड की तरफ, टेक्निक की तरफ चलेंगे। इस टेक्निक के अंदर हमारे पास 5 या 6 डिफरेंट स्टेप आएंगे। सबसे पहला स्टेप है वेपराइजेशन चैम्बर, जिसमें हम गैस को या सॉलिड जो आपका है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो ऑलरेडी गैस फॉर्म में है तो ये पहले स्टेप की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, नियॉन एंटर कर रहे हैं तो नियॉन ऑलरेडी गैस फॉर्म में होता है, तो आपको उसको गैस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो वेपराइजेशन चैम्बर किस तरह आप गैस में कन्वर्ट करेंगे बेटे, 10⁻⁻6 से या 10⁻⁷ टॉर तक अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आपका जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड या लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन होगी। अगला चैम्बर आएगा आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन यहाँ पे कौन सी वाली होगी, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आयोनाइजेशन होगी। किस तरह से होगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाएंगे। जब गैस के ऊपर, जो गैस आगे मूव करी दूसरे चैम्बर में पहुंची, आयोनाइजेशन चैम्बर, उस पे हम क्या फॉल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे उस गैस के ऊपर, तो आयनाइजेशन हो जाएगी। तीसरा स्टेप एक्सेलरेशन वाला है। यहाँ पे आप 2 प्लेट्स लगाते हैं, उन प्लेट्स के दरमियान आप पोटेंशियल का डिफरेंस रखते हैं। एक पे अगर 500 है, दूसरे पे 2000, तो अगर एक पे 2000 है तो दूसरे पे 500 है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया आपने। यहाँ पे 500 आगे 20,000 लिखा हुआ है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है, ये 2000 तक है। 500 से 2000 तक वोल्टेज आप 2 प्लेट्स के दरमियान में अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो क्या करता है, गैस के पार्टिकल तेज़ी से मूव करने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट में बेटे आपके पास चौथा स्टेप है एनालाइज़र। एनालाइज़र के अंदर आपने 2 मैग्नेट्स लगाए हुए होंगे। मैग्नेट्स की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ मास जो होगा, जिसका मास कम होगा वो जल्दी मूव करके मैग्नेट से गुजर के जाएगा, जबकि जिसका मास ज़्यादा होगा वो लेट मूव करके वो ज़्यादा कर्व बना के जाएगा। इसको भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपके पास 5वां स्टेप है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर को आप आयन कलेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके आयन्स जो पॉजिटिव पीछे आयन बने हैं गैस के, वो मूव करके आगे आपको आयन कलेक्टर पे मिल जाएंगे। आयन कलेक्टर आपको फिर बता देगा कि आयन कलेक्टर का काम सिर्फ कलेक्शन है। इस नेक्स्ट स्टेप आपके पास छठा डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कितने मास वाले आपके पास आइसोटोप आए हैं। 3 आए हैं तो एक का मास कितना है, 20 है, दूसरे का 21, तीसरे का 22 है, तो वो आपको डिटेक्टर बता देगा। फिर आगे एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है। एम्पलीफाई इसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा, और रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड करके इन द फॉर्म ऑफ पीक्स कंप्यूटर पे साथ, ये कंप्यूटर के साथ पूरी मशीन अटैच होगी, कंप्यूटर आपको ग्राफ बना के बता देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। हमारे पास साथ में डायग्राम है। अगर डायग्राम देखें तो बेटे सबसे पहला वही स्टेप जो आप अभी पढ़ के आए हैं, वेपराइजेशन। आप क्या कर रहे हो, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर तो वेपर में कन्वर्ट है, जो कि आपका ऑलरेडी वेपर में कन्वर्ट है, तो जो ये जो यहाँ जहाँ पे वेपराइज्ड सैंपल लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑलरेडी स्टेप हुआ हुआ है, क्योंकि आपने क्या गैस ली है, नियॉन गैस ऑलरेडी आपने एंटर किया यहाँ से। नेक्स्ट में जहाँ पे आयनाइजेशन वाला चैम्बर है, वहाँ पे क्या होगा बेटे, तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। जब गैस वहाँ से गुजरेगी तो गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, और वो गैस अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह वो पॉजिटिव आइन आगे मूव करेंगे, पॉजिटिव आयन मूव करेंगे जहाँ पे आपके पास है एक्सेलरेशन लिखी हुई है, वहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हुई होंगी। उन प्लेट्स के सेंटर में सुराख होता है, उन सेंटर में सुराख में से वो क्या होंगी, गुजरेंगी। लेकिन एक प्लेट पे हम फर्ज करते हैं 2000 का पोटेंशियल है, वो 2000 का वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, और दूसरी प्लेट पे आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, आपने 500 का। तो ज़्यादा से कम की तरफ वो क्या करेगा, तेज़ी से मूव करेगा। नेक्स्ट में आपके पास एनालाइज़र है। तो एनालाइज़र आपके पास क्या करता है, मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। जहाँ पे देखें ब्राउन में मैग्नेट्स लगे हुए हैं, वहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास। वो जो पॉजिटिव गैस के आयन पीछे से आ रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जिसका मैस कम होगा वो थोड़ा कर्व बनाएगा, जिसका मैस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कर्व बनाएगा, जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा कर्व बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में मास की वजह से, मास टू चार्ज, चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो मैस की बेस पे वो क्या हो जाएंगे, आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। जिसका मैस कम वो जल्दी पहुंचेगा, उसका 20 आप कह दें, उस आइसोटोप का मैस आपके पास 20 है। जो दूसरे नंबर पे जाएगा ज़्यादा कर्व बना के, उसका 21 आया, और जो तीसरे नंबर पे जाएगा उसका 22 आपके पास है। ठीक हो गया। एंड पे आपके पास है इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जिसको आप आयन कलेक्टर भी बोलते हैं।
आइन कलेक्टर के बाद आपके पास डिटेक्टर होगा, वो एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर में, फिर इसके बाद सारा कंप्यूटर का काम है। ये मशीन आपके पास पूरी होती है, ये आगे कनेक्ट होगी किसके साथ बेटे, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर पे जब आप जाएंगे तो आपको पीक्स की फॉर्म में रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके आगे डिटेल वही लिखी हुई है बेटे जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो रिकॉल कर लेते हैं, वेपराइजेशन किस तरह होगी बेटे। आप अगर सॉलिड में, अगर लिक्विड में सब्सटेंस है तो उसको आप लो टेम्परेचर दोगे 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टार तक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन किस तरह करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रो करवाएंगे उस गैस के ऊपर, तो गैस क्या हो जाएगी बेटे, आयनाइज हो जाएगी। गैसियस एटम आयनाइज होंगे, कौन से आयन बनेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब तेज़ी से आने वाले इलेक्ट्रॉन गैस पे पड़े तो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये बेटे फिर आगे मूव करेगा एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की तरफ। यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पीड बढ़ाएंगे उस पॉजिटिव जो अंदर गैस मौजूद है, अब पॉजिटिव वो तेज़ी से मूव नहीं कर रही होती, तो पहले तो हम नेगेटिव ग्रिड, आपकी बुक में लिखा हुआ है नेगेटिव ग्रिड लगाएंगे ताकि वो नेगेटिव की तरफ तेज़ी से दौड़ के जाए। फिर उससे गुजर के आगे एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन में आप क्या करोगे, 500 से 2000 तक का वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसके इन प्लेट्स के दो जो प्लेट्स लगी हुई होंगी, एक प्लेट पे आप 2000, दूसरी प्लेट पे आप कह लें 500 का वोल्टेज अप्लाई किया, तो ज़्यादा से कम की तरफ वो तेज़ी से मूव करेगा। परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड कहते हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं, तो वो सेंटर में मोस्टली एक सुराख होता है, तो वो उस सेंटर वाले सुराख से गुजर के तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ तेज़ी से मूव करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना ये नेचुरल फिनोमेना है। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है एनालाइज़र है। एनालाइज़र मैग्नेट्स लगे हुए होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैग्नेट्स रास्ते में आ गए तो वो कर्व हो जाएगी, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे कर्व आ जाती है, इसलिए डायग्राम में आपको एंड पे थोड़ा सा कर्व नज़र आता है, वो सर्कुलर मोशन शो करता है, सर्कुलर पाथ बनाता है, क्योंकि मैग्नेट्स आ गए, मैग्नेट्स ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास है मैथमेटिकल, इसकी फॉर्म लिखी हुई है m/v ऑन द बेस। यहाँ पे मैग्नेट्स में से जब वो गुजरेगा तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो वो क्या हुआ है, अलग हुआ है। मैस टू चार्ज रेशो का क्या मतलब है बेटे, मैस की बुनियाद पे अलग हुआ है। तो मैस टू चार्ज इक्वल होता है h²r²/2e के। बेटे h आप कहते हैं मैग्नेट्स को, जहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं उसकी स्ट्रेंथ को, और आप बोलते हैं रेडियस को। देखे ना जहाँ पे कर्व हो रहा है वहाँ पे आपके पास सर्कुलर मोशन आ गया, सर्कल सा बन रहा है, तो सर्कल में आपको पता है न्यूक्लियस से एंड तक जो उसका एज होता है वहाँ तक उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं बेटे। तो रेडियस भी मौजूद है जहाँ पे सर्कल आ गया। कैपिटल ई जो है, कैपिटल ई जो है यहाँ पे वो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है, 500 से 2000 तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, तो वो क्या है, कैपिटल ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास टू चार्ज रेशो में ये तीनों फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, ये तीनों फैक्टर अप्लाई होते हैं, फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो अलग होते हैं। मैस टू चार्ज का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेंथ एच मैग्नेट की स्ट्रेंथ और रेडियस उसका और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन सब को ही हम मास टू चार्ज रेशो बोलते हैं बेटे। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है एच का क्या मतलब, आर का और ई का क्या मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट में चलेंगे बेटे तो आपके पास वही चीज़ है, एच अगर इंक्रीज़ होता है तो एच कांस्टेंट रहता है तो ई इंक्रीज़ होगा, ई कांस्टेंट रहता है तो एच आपका इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट में वो कहते हैं कि जितना स्मॉल मैस टू चार्ज रेशो, यानी मैस कह लें जितना कम होगा वो थोड़ा कर्व बनाएगा, वो जल्दी पहुंचेगा आपके डिटेक्टर तक या इलेक्ट्रोमीटर तक, अगर मैस ज़्यादा होगा तो वो लेट पहुंचेगा। नेक्स्ट में आपके पास इलेक्ट्रोमीटर है, वो इसको आइन कलेक्टर भी कहते हैं, इसको पढ़ लेना आपने। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है इलेक्ट्रोमीटर, किस तरह से बेटे बताता है कि कोई किसी नियान का 20 मास है, नियान का 21 भी है, नियान का 22 भी, 3 आइसोटोप का मास इस तरह से है बेटे। पीछे से जितनी करंट पहुंचती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे वो क्या कर देता है, बता देता है कि इसकी स्ट्रेंथ इसकी दफ़ा कम आई है, इसकी दफ़ा ज़्यादा आई है, और 22 वाले की दफ़ा आपके पास सबसे ज़्यादा। स्ट्रेंथ डिटरमिन करती है कि किसका मास, किस आइसोटोप का मास कितना होगा। डिटेक्टर का वही काम है, डिटेक्ट करना, पता चलाना कि पीछे से कितनी स्ट्रेंथ आपके पास करंट की आ रही है।
नेक्स्ट में अगर कंपैरिजन इसका करें, सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के आइसोटोप के लिए भी परफॉर्म किया जाता है, तो फिर करंट को आप क्या कर जाते हैं, दोनों नियान वाले को और कार्बन 12 के वाले की स्ट्रेंथ को आप मेजर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो उसके लिहाज से फिर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट में मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बेटे ये पूरी मशीन आगे अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर जो आपको ग्राफ देता है उसको आप क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। ये साथ में आपके पास ग्राफ आ गया, नियान 20, 21 और 22। नियान 20 की दफ़ा देखें पीक ज़्यादा आई है तो ये ज़्यादा पाया जाता है, 90.92% पाया जाता है। नियान 21 जो आपके पास है वो 0.257%, और नियान 22 जो आपके पास है वो बेटे आपके पास 8.82% पाया जाता है। तो इसको हम इस ग्राफ को मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं बेटे। अदर टेक्निक्स जिससे आप मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप को, उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो गैशियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेज़र सेपरेशन है। एक टेक्निक तो आपने पढ़ ली एग्जैक्ट मैसेज को मेजर करने की, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। बाकी ये आपके पास 6 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इससे भी आप एग्जैक्ट मैसेज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बेटे लास्ट में फ्रैक्शनल एटॉमिक मास एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल किस तरह हुआ बेटे, आप पीरियोडिक टेबल में आप नियॉन का मास लिखते हैं 20.18। हालांकि अभी आप देख के आए हो लास्ट में, पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि नियॉन का 20 मास है, 21 है या 22 है। एक आइसोटोप का 20 है, एक का 21 है और एक का 22 है। अब पीरियोडिक टेबल में ना 20 लिखा हुआ है, ना 21 लिखा हुआ है, ना 22 लिखा हुआ है, 20.18 लिखा हुआ है। तो 20.18 किस तरह निकाला है बेटे, आपने जितना इसका मैस है 20 मैस है और इसकी परसेंटेज कितनी आई हुई है 90.9, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस डालें 21 वाला जो आपके पास है आइसोटोप है वो कितना पाया जाता है 0.26% या 0.5 आपके पास 0.5% या 0.257% या 0.26% पाया जाता है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस डाल के आपने 22 वाला पाया जाता है 8.82%, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, चूँकि हम परसेंटेज निकालें परसेंटेज लिए ऊपर आपने, तो इसलिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20.18। तो इसका मतलब है हम जो पीरियोडिक टेबल में मैथ्स लिखते हैं वो एवरेज ले के लिखते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मैस होता है, ना वो किसी एक आइसोटोप का नहीं होता, ना वो 20 आइसोटोप वाला होता है, ना 21 वाला, ना 22 वाला। इन तीनों की एवरेज भी किस तरह, इसकी परसेंटेज जितनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको 100 से डिवाइड करके हमने एवरेज निकाल लिया।